हेलो थ्री एन फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। तो जैसा कि कल न्यू ईयर है तो न्यू ईयर के लिए वीडियोस थोड़ा सा लेट आएंगे, हो सकता है कि दोपहर के बाद ही आए, तो आप लोग को ज्यादा परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और इसीलिए मैं ये चौथा एपिसोड आज आप लोग के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि इसे आप लोग मॉर्निंग के एपिसोड पे देख लीजिएगा। तो अब बिना किसी बकवास के चलिए चलते हैं अपने एपिसोड के ऊपर। तो हम पिछले एपिसोड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। तियानजू का टॉम्ब ओपन हो गया था, जुआन ने जियानमिंग को मार दिया था एक ही मुक्के से। जुआन का नॉर्दर्न किंग नाइट स्टार डाउडी लेवल पर पहुंच चुका होता है, साथ ही उसने लाइटिंग ड्रैगन को ऑब्जर्व कर लिया और यहाँ पे सभी लोग बस जुआन को मारना चाहते थे, जिसमें किन यून सबसे पहले था और उसके साथ एक ब्लैक कलर की फिगर भी था जो कि मुझे कुछ हद तक लग रहा है कि घोस्ट हॉल का मेंबर होना चाहिए, बट जो भी होगा हमें आगे एपिसोड में दिखाई देगा। साथ ही साथ हमें व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए एक गैंग दिखाई जाती है जो कि जुआन को ही ढूंढ रही थी और ये कुछ फ्रेंडली लग रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक यंग पर्सन ने कहा था तियानजू टॉम्ब के इनर एरिया में जाओ, हो सकता है जुआन हमें वहाँ पे मिले। और इसके बाद मैंने एपिसोड को एंड कर दिया था। तो चलिए ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। यहाँ पे जॉन सिटी के अंदर उड़ता हुआ जा ही रहा होता है और सिटी काफी ज्यादा बड़ी होती है। जॉन को पीछे मुड़ने पे वो जगह भी नहीं दिखाई दे रही थी जहाँ से वो आया था। हालांकि तभी एक मूवमेंट पे अचानक ही सड़कों में अचानक एक चेंज आ जाता है और वो सड़क जो कि बिल्कुल सीधी थी 5 सड़कों में डिवाइड हो जाती है। जिसके बाद जॉन स्काई ईगल की बात को याद करता है कि तियानजू का जो इनहेरिटेंस है उसे 3 रूमों के अंदर रखा गया है और उन रूमों को खोलने के लिए तियानजू के पॉपुलर डू स्किल का यूज करने की जरूरत थी। हालांकि प्रेजेंट टाइम पे 5 सड़कें थी और इन्हीं 5 में से कोई ना कोई सड़क उन हाल तक जाने वाली थी, लेकिन जॉन को पता नहीं था कि आखिरकार सही सड़क कौन सी है। हालांकि जॉन को पता था इनमें से 2 सड़कें नकली होनी चाहिए और 3 ही ओरिजिनल सड़कें होनी चाहिए। इस टाइम पे जॉन कोई भी गलत सड़क नहीं चूज कर सकता था, क्योंकि अगर गलत सड़क चूज कर ली तो उसका खामियाजा काफी बड़ा हो सकता था और वो इनहेरिटेंस और मेथड किसी और को मिल सकता था जो जोयान को चाहिए था। साथ ही यहाँ पास आसपास एक स्पिरिचुअल बैरियर था जिसके कारण जॉन अपनी स्पिरिचुअल पावर की हेल्प भी नहीं ले सकता था। इसलिए जॉन काफी ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन तभी उसकी स्टोरेज रिंग में अचानक ही एक स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन होने लगता है जो देखकर जॉन के जान में जान आती है और इसके बाद वो तुरंत एक जेट की बोतल निकालता है जिसमें उसके एंसेस्टर जो जॉन की बची हुई सोल होती है। इस टाइम पे उनके स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन को देखकर जॉन के जान में जान आती है, क्योंकि इसका मतलब था कि जो जॉन बहुत जल्दी ही रिवाइव हो जाएंगे। साथ ही साथ जोयान ये भी फील कर सकता था कि एंसेस्टर जो जॉन किसी चीज से अट्रैक्ट हो रहे हैं और जोयान को पता था वो केवल वही रिटर्निंग टेक्निक होगी जिसका कल्टीवेशन जो जॉन करते थे और इसीलिए जोयान उसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देता है जहाँ पे एंसेस्टर जो जॉन का फ्लक्चुएशन फील हो रहा होता है जोयान को। साथ ही इस टाइम पे जॉन को वो 3 सड़कें भी पता चल गई थी। वो सड़कें बाएं दाएं और सेंटर की थी और बीच की 2 सड़कें नकली थी। हालांकि इसका पता लगाने के बाद जॉन तुरंत ही बाईं तरफ की सड़क के ऊपर चलना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद आगे बढ़कर जॉन तुरंत ही गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद चैन जैन और बाकी लोग वहाँ पे पहुंचते हैं और 5 रास्तों को देखकर वो लोग आगे बढ़ने से हिचकिचा रहे होते हैं। हालांकि इस टाइम पे रिजल्ट वही था जो जोयान ने सोचा था। सभी लोग उसी सड़क पे चल रहे होते हैं जिससे उन्होंने चलना स्टार्ट किया था और जोयान वाली सड़क पे कोई भी नहीं गया था। हालांकि कुछ ही देर बाद वही यंग मैन का ग्रुप भी उसी जगह पर पहुंचता है जहाँ पे एक बंदा कहता है यंग मास्टर जोयान का और अब हमें फील नहीं हो रहा। मुझे नहीं पता कि जोयान इससे आगे कहाँ गया है। ये देखकर वो लड़का चुपचाप स्माइल करता है और अपने हाथ को बढ़ाकर अचानक ही एक चीज निकालता है जो कि जेट की पीस होती है और अगर जोयान यहाँ पे होता तो वो उसे देखकर तुरंत ही पहचान जाता कि ये ची हानियू था जो इस टाइम पे जोयान ने लेंगबिंग जुआन ने जोयान और कियान यान को दिया था। इस टाइम पे वो यंग मैन चीहानियू में अपनी डुईकुई डालने लगता है जिसके कारण चीहानियू से अचानक एक पावर रिलीज होने लगती है जो कि उसके सामने एक डायरेक्शन की तरफ जाने लगती है और वो यंग मैन जब देखता है तो वो डायरेक्शन बाई तरफ की सड़क होती है। जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है यही वो डायरेक्शन है जहाँ जोयान गया है, पीछा करो, आज मैं देखना चाहता हूँ कि वो कितना पावरफुल है। और इसके बाद वो लोग तुरंत ही उसी सड़क से आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। लगभग 1 घंटे बाद जोयान का आगे उड़ता हुआ वाला शरीर धीरे धीरे रुक जाता है और इस टाइम पे जोयान कसकर बंद दरवाजे को देखता है जो कि एक प्राचीन हॉल होता है और ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं थी। लगभग ये वही जगह थी जहाँ तियानयू का इनहेरिटेंस सील करके रखा गया था। हालांकि जॉन इसमें सबसे ज्यादा एक्साइटेड इस चीज के लिए था कि क्या इस जगह पर स्पिरिचुअल एसेंस और ओरिजिन रिटर्निंग स्किल होगा या नहीं होगा। और इसके बाद जॉन तुरंत ही एक थॉट के साथ इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप को यूज करता है और कसकर बंद दरवाजे को तुरंत ही ओपन कर देता है। पत्थर का दरवाजा जैसे ही ओपन होता है तो जॉन अपने सामने एक बहुत बड़े हॉल को देखता है जो पूरी तरीके से खाली था और उसके अंदर केवल एक चेयर रखी हुई होती है। साथ ही उस कुर्सी को देखकर कोई भी बता सकता था कि इस टॉम्ब के ओनर तियानयू की ही ये सीट होनी चाहिए। हालांकि इस टाइम पे ना उस चेयर पे धूल होती है, ना ही कोई पर्सन उसे दिखाई देता, ना ही तियानजू का स्केलेटन वहाँ पे होता है। हालांकि जॉन इसे लेकर ज्यादा टेंशन में नहीं रहता और तुरंत ही उस हॉल के अंदर जाने लगता है। हालांकि जॉन के एंटर होते ही वहाँ पे हल्की भिनभिनाहट की आवाज के साथ एक लग्जीरियस एनर्जी ऑरा जोयान की तरफ बढ़ने लगता है। हालांकि ये ऑरा काफी ज्यादा कमजोर दिखाई दे रहा था, लेकिन जोयान इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेता और तुरंत ही अपने डुईकी को एक्टिवेट करके इसे रोकने लगता है। साथ ही इसे रोकते हुए जोयान अपने आप को आधा कदम पीछे हटने से भी नहीं रोक पाता, जो देखकर जोयान काफी ज्यादा शॉक होता है कि ये ऑरा कितना ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद जोयान तुरंत ही कहता क्या ये डुईकी इनहेरिटेंस है, अगर ये मामला है तो फिर तियानजू का स्पिरिचुअल एसेंस कहाँ है। जिसके बाद जोयान तुरंत ही पूरे
हाल को स्कैन करता है लेकिन जॉन को कुछ भी नहीं मिलता। जिसके बाद वो कहता है क्या ये यहाँ नहीं है। जिसके बाद जॉन कहता है अगर वो यहाँ नहीं तो हो सकता है कि वो बाकी के 2 हॉल में हो। जिसके बाद जॉन तुरंत ही कहता है मुझे लौटना होगा और इसके बाद अपने सामने की ड्यूई की इनहेरिटेंस को जॉन पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। हालांकि जैसे ही जॉन मुड़ता है तो उसके सामने व्हाइट कलर का एक यंग मैन और उसका ग्रुप होता है और वो एंटर होते ही तुरंत ही स्टोन के उस गेट को भी बंद कर देते हैं। हालांकि जॉन अपने सामने वाले यंग पर्सन को देखता है तो काफी ज्यादा शौक होता है। साथ ही जॉन को कुछ सही नहीं लग रहा होता क्योंकि उन लोगों का और बिल्कुल आइस के जैसा ठंडा था। हालांकि तुरंत ही जॉन अपने पीछे की ड्यूई की इनहेरिटेंस को देखता है और इसके बाद कहता है अगर आप में से कुछ उस ड्यूई की इनहेरिटेंस को लेना चाहते हैं तो मैं आपको दे सकता हूँ। हालांकि मुझे यहाँ से जाना होगा तो मुझे लगता है आप लोग मेरे लिए जगह बना सकते हैं। और इसके बाद जॉन अपने सामने वाले यंग पर्सन को देखने लगता है। तभी वो कहता है आप जियोयान हैं। ये देखकर जॉन काफी ज्यादा चौंक जाता है कि वो वास्तव में उसकी आइडेंटिटी जानते हैं। लेकिन जियोयान को समझ में नहीं आता कि ये कौन है क्योंकि वो उनसे कभी नहीं मिला था और इनसे उसकी दुश्मनी कब हो गई। तभी वो बंदर फिर से कहता है मेरे सवाल का जवाब दो। इस कारण दुश्मनी से जियोयान के दिल में भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जियोयान जाने की जल्दी में था और वो यहाँ पे ज्यादा देर नहीं रुक सकता था। जिसके बाद जियोयान कहता है चिंता मत करो, मैं जियोयान हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप सभी लोगों से पहली बार मिला हूँ और अगर कुछ नहीं है तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग पीछे हट सकते हैं और आप चाहे तो इस इनहेरिटेंस को भी ले सकते हैं। हालांकि तभी वो यंग मैन कहता है क्योंकि तुमने एक्सेप्ट कर लिया है तुम जियोयान हो, उस पर अटैक करो और उसे मारो और उसे अच्छा सबक सिखाओ। और इसके बाद अपने पीछे वाले लोगों को इशारा कर देता है और उसके पीछे के लोग जियोयान की तरफ अटैक करने लगते हैं। और यहाँ टोटल 13 लोग होते हैं जिसमें से 2 9 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर और 4 8 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर, साथ ही 6 7 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर थे। हालांकि जियोयान यंग पर्सन की ड्यूई की पावर के कारण या किसी अजीब चीज के कारण उसकी रियल पावर के बारे में नहीं जान पा रहा था। हालांकि कोई नॉर्मल टाइम होता तो जियोयान ट्राई करता कि वो एक एक करके फाइट करे या इनसे बचे या कोई दूसरा ऑप्शन चूज करे। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे जियोयान जल्दी में होता है इसलिए तुरंत ही कहता है मुझे अभी भी कुछ करना है, चलो इसे जल्दी खत्म करे। और इसके बाद उसके सामने उसका नॉर्दर्न किंग अपीयर हो जाता है जो कि 9 स्टार इंटरमीडिएट डाउडी लेवल पर पहुंच चुका था और साथ ही वो अपनी भी ड्यूई को एक्टिवेट कर लेता है। हालांकि इन्हें जियोयान की कल्टीवेशन पावर के बारे में पता था लेकिन इन्होंने जियोयान को जियानमिंग को एक मुक्के में मारते हुए नहीं देखा था। जियोयान की बात को सुनकर सामने वाला बंदा तुरंत ही कहता है भले इसकी पावर 9 स्टार डाउडी के इंटरमीडिएट लेवल पर है लेकिन आखिरकार ये केवल एक पपेट ही है। और इसके बाद वो डाउडी लेवल का ओल्ड मैन तुरंत ही हंसने लगता है और इसके बाद अपनी स्पीड के साथ जियोयान के सामने आ जाता है और बाकी के 9 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर नॉर्दर्न किंग को रोकने लगते हैं। हालांकि अपने सामने वाले ओल्ड मैन को देखकर जियोयान काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि जियोयान को नहीं पता था ये उसके ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं। हालांकि जियोयान को ये पता था कि उस यंग मैन ने कहा है कि वो केवल जियोयान को पीटे ना कि उसे मारे। इससे जियोयान काफी ज्यादा सरप्राइज भी फील करता है और अपने दिल में सोचता है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। तभी वो ओल्ड मैन कहता है ब्रदर तुम एक 9 स्टार डाउडी का सामना करते हुए अपना ध्यान यहाँ वहाँ कैसे कर सकते हो, क्या तुम मरना चाहते हो। और इसके बाद उसका अटैक जियोयान की तरफ हो जाता है और वो जियोयान के कंधे पे होता है। हालांकि तभी जियोयान इसका एक सिक्सर स्टेप का यूज करके तुरंत ही गायब हो जाता है और उसका पंचा जियोयान के ब्लैक डोपेंग से टकराता है और थोड़ा सा कपड़ा फट जाता है। तभी वो ओल्ड मैन जियोयान की स्पीड को देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हुए कहता है इसकी स्पीड इतनी ज्यादा क्यों है। हालांकि वो ये सोच ही रहा था कि तभी जियोयान का पाम अटैक तुरंत ही उसके कंधे से जाकर टकराता है और वो ओल्ड मैन उड़ता हुआ पीछे की तरफ चला जाता है। और इसके बाद जियोयान अपनी स्पीड के साथ कुछ और डाउडी लेवल के वॉरियर पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और 10+ डाउडी लेवल के वॉरियर्स को तुरंत ही पीछे धकेल देता है। ये लाइनअप जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था, इनमें से कोई भी जियोयान को टच भी नहीं कर पाया था। उसी टाइम पे दूसरी तरफ नॉर्दर्न किंग से लड़ रहा डाउडी लेवल का वॉरियर भी काफी बुरी तरीके से हार रहा होता है और साथ ही साथ उसने फील किया था फाइट करते करते नॉर्दर्न किंग की पावर बढ़ रही होती है और वो एडवांस 9 स्टार डाउडी लेवल पर पहुंचने वाला होता है। जिसके कारण वो तुरंत ही चिल्लाते हुए कहता है ये पपट काफी ज्यादा खतरनाक है, तुम सब उस बच्चे को मारो। हालांकि इतना कहने के बाद वो मुड़ पाता कि तभी नॉर्दर्न किंग का पंजा उसके चेस्ट से जाकर टकराता है और वो तुरंत ही खून की उल्टी करते हुए जमीन पे जाकर गिरता है और उसका चेहरा तुरंत ही पीला हो जाता है। तभी जियोयान भी उन सभी लोगों को पीटने के बाद यंग बंदे की तरफ देखते हुए कहता है मैं उन्हें नहीं मारूंगा, अब आपको एक तरफ हट जाना चाहिए। इस टाइम पे जियोयान जिस चीज के लिए चिंतित था वो स्पिरिचुअल एसेंस और ओरिजिन रिटर्निंग स्किल होती है, इसीलिए जियोयान यहाँ पे और नहीं रुकना चाहता था। हालांकि जियोयान के इतना कहने के बाद ही वो यंग पर्सन काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और अपने पंच को लेकर जियोयान की तरफ बढ़ जाता है। ये देखकर जियोयान काफी ज्यादा चौंक जाता है कि सामने वाले पर्सन की पावर भी 9 स्टार डाउडी लेवल पर है। हालांकि उसका सामना जियोयान से हुआ था, इसीलिए जियोयान तुरंत अपने हाथ को बांधते हुए पावरफुल अटैक चार्ज करता है और सीधा ही उसके बाएं कंधे की तरफ अटैक कर देता है। हालांकि जैसे जियोयान का पंजो से टकराता है तो वो तुरंत एक व्हाइट फॉग में बदलकर गायब हो जाता है और उसकी स्पीड कुछ इतनी ज्यादा थी कि जियोयान भी उसे नहीं पकड़ पाया था, जबकि जियोयान की स्पिरिचुअल पावर आसपास फैली हुई थी। जिसके बाद जियोयान तुरंत ही समझ जाता है ग्रेट वे ऑफ एनर्जी, ये वास्तव में ग्रेट वे ऑफ दाओ की एनर्जी है। जियोयान को पता था इतनी नजदीक तरीके से गायब होने का एक ही तरीका था और वो थी ग्रेट वे की पावर। हालांकि जियोयान जब तक ये समझता तभी वो पर्सन जियोयान के पीछे आ जाता है और उसका पंच जियोयान से टकराने ही वाला होता है। हालांकि तभी आवाज आती है आप अकेले ही नहीं है जो ग्रेट वे की एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके बाद जियोयान उसके अटैक से गायब हो जाता है और डॉच करता है ग्रेट वे की पावर को यूज करके, जो देखकर वो बंदा तुरंत ही कहता है क्या
और उसके बाद जॉन तुरंत ही उसके पीछे अपेयर होकर तुरंत ही उस यंग पर्सन के गले को पकड़ लेता है। हालांकि जॉन का इस टाइम पे इरादा उस आदमी को मारने का नहीं था। आखिरकार जॉन के पहले ही कई दुश्मन थे और जॉन एक और जोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। हालांकि तभी वो बंदा कहता है, भले ही तुमने मेरे गले को पकड़ लिया है, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। और इसके बाद वो ग्रेट वे की पावर को यूज करने की सोच रहा होता है और कहता है तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। तभी जॉन कहता है, ओह ऐसा है क्या? ये सुनकर वो अचानक ही सीरियस होते हुए कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? तभी जॉन कहता है, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि तुम शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे ग्रेट वे से घिरे हुए हो? ये देखकर वो तुरंत ही कहता है, क्या? और इसके बाद अपने आसपास देखता है तो उसे 6 ग्रेट वे दिखाई देते हैं, जो देखकर वो बंदा तुरंत ही कहता है, डैम इट। हालांकि वो इस टाइम पे अपना ग्रेट वे ओपन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इसमें फेल होता जा रहा था। और इस टाइम पे जॉन के ग्रेट वे ऑफ दाव के कारण उसे काफी ज्यादा दर्द भी होने लगा होता है। तभी जॉन स्माइल करते हुए कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी पावर को बचाना चाहिए। यहाँ तक कि तुम्हारे ग्रेट वे की पावर की बात है तो मुझे लगता है तुम अपने ग्रेट वे ऑफ एयर की पावर को केवल 6 बार ही इस्तेमाल कर सकते हो और यही एक रीजन है कि तुम मेरे ग्रेट वे ऑफ दाव से मुक्त नहीं हो सकते। जॉन की बात को सुनकर वो पर्सन तुरंत ही जॉन की तरफ देखता है और कहता है, क्या ग्रेट वे ऑफ दाव? आप वॉइड के ग्रेट वे ऑफ दाव को समझ चुके हैं? जब उसने सुना कि जॉन ने ग्रेट वे ऑफ दाव की एनर्जी को समझ लिया है तो वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। हालांकि जैसे ही वो सुनता है कि जॉन ने वॉइड के ग्रेट वे ऑफ दाव को समझा है तो उसे काफी बड़ा सदमा लगता है। आखिरकार वॉइड सबसे हार्ड था समझने के लिए और ग्रेट वे ऑफ दाव में वॉइड डुइकुई और जिनसिनकुई में भी सबसे ज्यादा पावरफुल था और साथ ही साथ वर्ल्ड के हर एक ग्रेट वे के अंदर वाइड ग्रेट वे ऑफ दाव की एनर्जी सबसे आगे थी। साथ ही जोयान का जो वाइड ग्रेट वे होता है वो एयर ग्रेट वे से भी काफी ज्यादा पावरफुल था और यही एक रीजन था कि जॉन ने उसे सप्रेस कर दिया होता है। इस टाइम पे वो सभी लोग जोयान को घेर लेते जो कि उसी यंग मैन के साथ थे और जोयान के साथ नॉर्दर्न किंग भी जोयान के पास आ जाता है। इस टाइम पे जॉन जैसे ही नॉर्दर्न किंग को देखता है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है क्योंकि नॉर्दर्न किंग की पावर काफी स्पीड के साथ बढ़ रही थी। तभी अचानक एक एल्डर कहता है, छोटे साथी, हमने वास्तव में आपकी ताकत को कम करके आंका है। हालांकि मैं आपको अभी भी बताना चाहता हूँ कि आप उसे नहीं मार सकते क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। उसने देखा था कि जोयान उसके यंग मास्टर को पकड़े हुए और वो काफी ज्यादा डरा हुआ भी होता है। साथ ही उसके बात को सुनकर जोयान बेझिझक स्माइल करता है क्योंकि ऐसे वर्ड जॉन ने कई बार सुने थे। हालांकि जॉन यहाँ पे इन्हें मारना नहीं चाहता था बल्कि वो ये जानने के लिए एक्साइटेड होता है कि आखिरकार इन्हें जॉन पर अटैक क्यों किया। इसलिए जॉन कहता है, मुझे नहीं पता कि अगर मैं उसे मारूंगा तो मुझे पछतावा होगा या नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर तुम मुझे नहीं बताते कि तुमने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया था तो मैं जरूर इसे मार सकता हूँ। और इसके बाद सामने वाले एल्डर को देखता है। तभी वो एल्डर जॉन की तरफ देखते हुए कहता है, ब्रदर क्या आपको कियान यान याद है? ये बात सुनकर जॉन तुरंत ही काफी ज्यादा शांत हो जाता है और उस क्यूट सी लड़की को याद करने लगता है जिससे वो पहली बार जाइलिंग माउंटेन रेंज के अंदर मिला था। तभी जॉन कहता है कि मैं सरप्राइज हूँ ये जानने के लिए कि वो लड़की इतने सालों में कैसी है। हालांकि जॉन ऐसा खुद के दिल में कहता है और इसके बाद तुरंत ही सामने वाले की तरफ देखते हुए कहता है, क्या इस मामले का कियान यान से कोई लेना देना है? क्योंकि जॉन को पता था कि अगर इनमें से किसी ने भी कियान यान को हानि पहुंचाई होगी तो वो तुरंत के तुरंत इन सभी को मार डालेगा। तभी एल्डर कहता है, जिस पर्सन को आपने अभी पकड़ रखा है उन्हें मूरोंग जुआन कहा जाता है और वो मिस कियान यान के सगे भाई हैं। देख रहे हो ठरकी को, साले को ही पीट दिया साले ने। ये सुनकर जॉन तुरंत ही समझ जाता है कि आखिरकार इस पर्सन ने उसके ऊपर अटैक क्यों किया था। तभी वो एल्डर बताते हैं, कुछ साल पहले जब से मूरोंग कियान को उसके फोर्थ अंकल मूरोंग हाउ द्वारा क्लेन में वापस लाया गया तो वो लड़की दिन रात उदास रहती थी और वो पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। अगर ये पास्ट की बात होती तो वो हमेशा चहल पहल के साथ घूमती फिरती रहती थी और अपने फादर और ब्रदर को खुश करती थी। हालांकि उसके इस तरीके के बदलाव को देखकर उसके फादर और ब्रदर काफी ज्यादा टेंशन में आ गए थे और ऐसी सिचुएशन 2 महीने तक चली और अंत में मूरोंग कियान जो की रिट्रीट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, किसी अननोन रीजन के साथ क्लेन के अंदर के एक कल्टीवेशन रूम में खुद को बंद कर लेती है और वो वहाँ 2 सालों तक रहती है। हालांकि 2 साल बाद वो जब बाहर आई तो उसके फादर और ब्रदर थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं, लेकिन तभी वो लड़की एक बार फिर से गायब हो जाती है और इस बार उसके गायब होने के बाद हमें कुछ भी पता नहीं चला। तभी उसके फोर्थ अंकल मूरोंग हाओ फादर और ब्रदर को जोयान के बारे में बताते हैं और इससे वो दोनों ही चौंक कर मूरोंग जुआन को मूरोंग कियान को ढूंढने के लिए भेजते हैं। और यहाँ पे हम सभी लोग आपको और मूरोंग कियान को ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन वो लड़की हमें यहाँ नहीं मिली, इसलिए उनका टारगेट जोयान बन गया था। लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने जोयान की पावर को हल्के में ले लिया। इस न्यूज को सुनने के बाद जोयान भी उदास होकर हॉल के बाहर चला जाता है और डिसाइड करता है स्टॉर्म से बाहर निकालने के बाद वो कियान को ढूंढेगा। हालांकि इस टाइम पे जोयान तियानियों की सोल एसेंस और ओरिजिन रिटर्निंग टेक्निक चाहिए थी, इसलिए जल्दी ही जोयान एक बार फिर से उसी 5 रोडों वाले मोड़ पे आ जाता है और जोयान उस चीज को खोज पाएगा या नहीं ये जोयान की कोशिश पर डिपेंड करेगा। इसके बाद हमें एक अलग ही हॉल की जगह दिखाई जाती है जहाँ पे काफी सारे लोग खड़े हुए होते हैं और इन्हीं पे भीड़ के सामने एक एनर्जी बॉल धीरे धीरे तैर रही होती है। तभी चेन जेन जो कि वहीं पे खड़ा हुआ था कहता है, ऐसा लगता है कि ये डुइकुई तियानियों की इनहेरिटेंस होनी चाहिए और अगर हम एक ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के एल्डर की डुइकुई इनहेरिटेंस को सेलो कर सकते हैं तो हमारी पावर भी जरूर बढ़ जाएगी। हालांकि तभी चेन जेन और कहता है, लेकिन
किसी को ये नहीं भूलना चाहिए कि तियानजू ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का एक्सपर्ट नहीं बल्कि ओरिजिन रिटर्निंग लेवल का एक्सपर्ट था, और इसके बाद ही उसने इस कॉन्टिनेंट से अलग होने का सोचा था। चेंजन की बात को सुनकर पीछे की भीड़ तुरंत ही काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है। रिटर्निंग एक्सपर्ट, और इतना सुनने के बाद ही वो सभी लोग ललचाई हुई नजरों से तुरंत ही तियानयू के इनहेरिटेंस को देखने लगते हैं, क्योंकि उनमें से अगर कोई भी इस ड्यूकी को सॉल्व कर सकता था तो आखिरकार वो भी ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल तक पहुंच सकता था। और यही सोचकर अचानक उस ग्रुप से अचानक एक येलो कलर का पर्सन ऊपर की तरफ उस लाइट बाउल की तरफ निकलता है, और उसे आगे बढ़ता देखकर बाकी सभी लोग पलक झपकते ही उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, और वो 7 स्टार लेवल का डाउडी लेवल का वॉरियर तुरंत ही मार दिया जाता है। और इसके बाद वहाँ पे एक बड़ी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जिससे चारों तरफ ब्लड ही ब्लड फैल गया होता है। और अंत में कुछ सेक्ट और 3 सुपर सेक्ट के लोगों के अलावा इस बड़े से हॉल में केवल कुछ पावरफुल पर्सन ही बचते हैं। इस टाइम पे हॉल में जो लोग बचे हुए थे और जो सबसे ज्यादा पावरफुल थे वो केवल डिवाइन रिफाइनिंग सेक्ट और बैटल मार्शल सेक्ट के लोग थे। जहाँ तक लुओतियान के ग्रुप की बात थी तो वो पहले ही मार दिए गए थे और काफी ज्यादा वीक हो चुके थे। हालांकि तभी चेंजन और बुजीतियान एक साथ खड़े हुए होते हैं और एक दूसरे के सामने ही वो इनहेरिटेंस को देख रहे थे, जो कि केवल एक ही था। इस टाइम पे उन्होंने टीम वर्क करके सभी को मार दिया था। हालांकि इस टाइम पे उन्होंने उस इनहेरिटेंस को देखा था, लेकिन उन्हें पता था कि इसके अंदर उतनी एनर्जी नहीं है जितनी की तियानजू के पास ओरिजिन टाइम पर थी, क्योंकि आखिरकार वो रिटर्निंग एक्सपर्ट था। हालांकि वो तुरंत ही 5 रास्तों के बारे में सोचते हैं और तुरंत ही समझ जाते हैं कि हो सकता है इस इनहेरिटेंस के एक से ज्यादा पार्ट हो, और इस तरीके से उनके पास टीम वर्क करने का एक अच्छा ऑप्शन भी आ गया था। हालांकि चेंजन और बुजीतियान को देखकर हॉल के अंदर के बाकी सेक्ट तुरंत ही पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था वो उन दोनों के लिए मैच नहीं होंगे, साथ ही उनकी कंबाइंड पावर के साथ। तो ये सोचना भी गलत था। ये देखकर चेंजन और बुजीतियान तुरंत ही स्माइल करते हैं और इसके बाद इनहेरिटेंस की तरफ देखते हुए कहते हैं, सेक्ट लीडर बुजीतियान, जब तक हम साथ है मेरा मानना है कोई भी सेक्ट ऐसा नहीं होगा जो कि हमें कॉम्पिटिट कर पाए। आखिरकार उनमें से एक 9 स्टार डाउडी था और दूसरा 4 रैंक का फॉर्मेशन मास्टर। साथ ही बुजीतियान की जो फिजिकल स्ट्रेंथ थी वो भी काफी ज्यादा थी, और अगर वो दोनों लोग मिलकर अटैक करते हैं तो एक अटैक कर सकता था और दूसरा डिफेंस, जो कि एक अच्छा तालमेल वाला ऑप्शन हो सकता था। हालांकि चेंजन की बात को सुनकर बुजीतियान तुरंत ही कहता है, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ज्यादा लापरवाह ना हो। आखिरकार हमारे यहाँ किन्यून भी है जिसका फाउंडेशन काफी ज्यादा खतरनाक है, यहाँ तक कि आप और मैं भी उसे आसानी से अपना दुश्मन नहीं बना सकते। ये देखकर चेंजन तुरंत ही कहते हैं, तो क्या हुआ अगर उसके फादर ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के हैं? जब तक हम ड्यूकी इनहेरिटेंस को प्राप्त कर सकते हैं हम भी उस लेवल तक पहुंच जाएंगे। उस टाइम पे किन वेस्टलैंड मेज वैली अकेली नहीं होगी जो कि पूरी वेस्ट रीजन पे राज करेगी। और इसके बाद एक कोल्ड स्माइल पास कर देता है। हालांकि बुजीतियान अभी भी सीरियस दिखाई दे रहा था, और इसके बाद कहता है, उसके अलावा भी एक पर्सन है जो काफी परेशानी वाला है और हम उससे नहीं निपट सकते। इस टाइम पे बुजीतियान जोयान की बात कर रहा था। आखिरकार उन्होंने लाइटिंग की शपथ ली थी और इस टॉम्ब के भीतर वो जोयान पर अटैक नहीं कर सकते थे। ये सुनकर चेंजन तुरंत ही कहता है, कोई बात नहीं, एक बार जब हम इस टॉम्ब से बाहर निकलेंगे तो हम जरूर उसे मार देंगे। हालांकि वो दोनों जैसे ये बात करते कि तभी उनके पीछे अचानक एक भूत जैसी ह्यूमन फिगर अपेयर होती है, जो कि उनसे तुरंत ही कहती है, मैं जो देख रहा हूँ उस हिसाब से ये जगह आप दोनों की कब्र बनने के लिए ज्यादा अच्छी है। और इस आवाज के आते ही अचानक ही उन दोनों लोगों के पीछे उनके डिसाइबल तुरंत ही जमीन पर गिर जाते हैं और एक ही पल में दोनों सेक्ट के 20 लोग मार दिए गए होते हैं। ये देखकर चेंजन और बुजीतियान जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ते हैं तो अनटेस्टेड तरीके से सामने वाली फिगर को देखते जो कि लुओतियान होता है, और इसके बाद वो तुरंत ही उन दोनों के चेस्ट पे अटैक करता है और उसके हाथ से पावरफुल फ्लेमें रिलीज होने लगती हैं, जिसके कारण उन दोनों का जो चेस्ट का मांस होता है तुरंत ही पिघलने लगता है और हड्डियां दिखने लगती हैं। और साथ ही साथ उसके फोर्स के कारण हड्डियां भी धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हो गई थी और 2 9 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर एक ही सेकंड के अंदर घायल हो गए थे। जिसके बाद अचानक से एक्स्ट्रा फोर्स के साथ वो उन दोनों को पीछे की तरफ भेज देता है, और इस टाइम पे वो अपनी डुइक्यू को भी यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो अपनी डुइक्यू का यूज इस पावरफुल पेन को झेलने के लिए कर रहे होते हैं। तभी लुओतियान धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा होता है। हालांकि इस टाइम पे चाहे वो कितने भी बेवकूफ क्यों न रहे हों, उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि दूसरा वाला पर्सन पूरी तरीके से स्ट्रेटजी के साथ आया था। इसीलिए वो तुरंत ही हड़बड़ाते हुए कहते, तुम अभी तक तुमने क्यों, तुम्हारा कल्टीवेशन 8 स्टार डाउडी का नहीं है। इस टाइम पे उन दोनों को भरोसा नहीं होता कि वो पर्सन जिसे उन्होंने कभी भी सीरियस नहीं लिया उनकी लाइफ और डेथ के कारण बनेगा। तभी लुओतियान उनकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या आप दोनों लोगों ने खोज लिया? लेकिन बैड लक है कि मैं देर हो चुकी है। ओल्ड मैं कुछ साल पहले ही 9 स्टार डाउडी लेवल पर पहुंच चुका था। ये तो बस इसलिए था कि मैं इस मूवमेंट का इंतजार कर रहा था। मैंने सोचा था कि मैं आप तीनों को अपने हाथ से मार सकूंगा। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि बेकार जियान में एक मुक्के में ही जोयान के हाथों मार दिया जाएगा। और इसके बाद वो मजाक उड़ाता है और उसके पीछे काफी सारी ह्यूमन फिगर्स तुरंत ही निकलने लगती हैं। केवल इसी टाइम पे चेंजन और बुजीतियान उसके पीछे के लोगों को देखते हैं जो कि 9 स्टार डाउडी लेवल पर पहुंच चुके होते हैं। और इसके अलावा वो उनके पीछे के लोगों को जानते थे, इसलिए वो तुरंत ही कहते हैं, लिन नान तुम ब्लड स्केल हेड लिन
लिन नान हो, आप उनकी टीम में क्यों हैं? इस टाइम पे बू जीतियान लुओ तियान के पीछे काफी ज्यादा फेमिलियर पर्सन को देखता है और ये लिन नान जिसका उसने अभी अभी नाम लिया था वो एक 9 स्टार डाउडी था और इसकी पावर अपने पीक लेवल पर बू जीतियान से बिल्कुल भी कम नहीं थी। पास्ट में इन दोनों को फ्रेंड और एनिमी दोनों माना जा सकता था क्योंकि ये दूसरे से बात करते लोटपोट होते। हालांकि इस टाइम पे लिन नान एक नौकर की तरह लुओ तियान के पीछे खड़ा था। लिन नान ने बू जीतियान का सवाल सुनकर अपना सिर तुरंत ही नीचे कर लिया क्योंकि पास्ट में बू जीतियान के साथ उसकी थोड़ी फ्रेंडशिप थी। उसको अपना सिर नीचे करते हुए देखकर बू जीतियान तुरंत ही कहता है, क्या हुआ? आप सभी लोग वेस्ट रीजन के सबसे पॉपुलर लोग हैं, आप सभी वास्तव में उसके पीछे खड़े होने को तैयार क्यों हैं? ये देखकर लुओ तियान तुरंत ही कहता है, ओह लिन नान, ऐसा लगता है कि आप सेक्ट लीडर बू जीतियान से काफी ज्यादा परिचित हैं। और इसके बाद वो लिन नान की तरफ देखकर अचानक एक ईविल स्माइल में स्माइल करता है। लुओ तियान के सवाल से बचने के लिए लिन नान कुछ भी नहीं कहता। तभी लुओ तियान कहता है, ये ठीक है, अगर तुम नहीं बोलना चाहते तो ठीक है, मैं तुम्हें एक मिशन दूंगा। और इसके बाद वो काफी ज्यादा क्रुएल्टी से लिन नान की तरफ देखते हुए कहता है, बू जीतियान का दिल निकाल कर दो। उसकी बात को सुनकर लिन नान काफी ज्यादा चौंक जाता है और कांपने लगता है, यहाँ तक कि उसकी सांस भी स्लो हो गई थी क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी लुओ तियान वास्तव में उसे बू जीतियान का दिल निकालने के लिए कहेगा। लिन नान को हरकतें न करते हुए देखकर लुओ तियान तुरंत ही कहता है, क्यों, क्या तुम मेरे ऑर्डर को फॉलो नहीं करना चाहते? और इतना कहने के बाद लुओ तियान की आंखों से मर्डरस ऑरा रिलीज होने लगता है और इसके बाद लुओ तियान अचानक ही पावरफुल रोर करता है जिसके कारण लिन नान तुरंत ही जमीन में गिर जाता है और उसकी बॉडी के 7 छिद्रों का मतलब क्या होता है, 7 पोर्ट से तुरंत ही ब्लड निकलने लगता है और उसका तेजी से वीक होकर वो तुरंत ही एक डेड बॉडी में चेंज हो जाता है। ये देखकर आसपास के 9 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर काफी ज्यादा डर जाते हैं। उन्होंने देखा था कि लुओ तियान ने एक 9 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर को कितनी आसानी से मार दिया। तभी लुओ तियान बाकी सबकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या आप सब में से कोई इसे आजमाना चाहता है? हालांकि उसकी बात को सुनकर सभी लोग अपना सिर नीचे कर लेते हैं और काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। तभी चेंजन तुरंत ही कहता है, डैम इट लुओ तियान, तुम सच में काफी ज्यादा क्रूएल हो, तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा। तभी लुओ तियान कहता है, मुझे लगता है मौत तो तुम्हारी होने वाली है और तुम बहुत मूर्ख हो। इस दुनिया का एक ही रूल है, पावरफुल पर्सन वीक पर्सन को मार सकता है और मैं बस वही रूल फॉलो कर रहा हूँ। और इसके बाद लुओ तियान के हाथ से 2 पावरफुल लाइट निकलती हैं जो कि तुरंत ही चेंजन और बू जीतियान की बॉडी की ड्यूकी को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। और इसके बाद लुओ तियान उनकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम लोग मेरे सामने सेल्फ डिस्ट्रक्शन करने की हिम्मत कर रहे थे। और इसके बाद वो तुरंत ही अपने पीछे के बंदे को कहता है, इस जगह को सील करके सबको मार डालो। और इसके बाद कुछ ही सेकंडों के अंदर वो सभी 9 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर वहाँ पे मौजूद हर एक सेक्ट के पर्सन को मार डालते हैं और कुछ सेकंडों के अंदर वहाँ पे केवल लुओ तियान और उसका ही ग्रुप बचता है। उन लाशों के बाद वहाँ पे सोल फोर्स होती है और ये स्पिरिचुअल एसेंस कोई वीक चीज नहीं थी, इसीलिए लुओ तियान तुरंत ही अपने हाथ से एक सक्शन फोर्स को जनरेट करता है और सभी सोल एसेंस को अपने स्टोरेज रिंग में जमा करने लगता है। उसी टाइम पे दूसरी तरफ जियोयान भी दूसरे बड़े हॉल के सामने आ गया था और इस टाइम पे उस दरवाजे के सामने काफी सारे लोग पहले ही जमा हो गए थे, लेकिन वो इस डोर को ओपन नहीं कर पा रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यहाँ तक पहुंचने के बाद भी वो दरवाजा ओपन नहीं कर पाएंगे और इसके लिए भी उन्हें डू स्किल की जरूरत होगी। हालांकि जियोयान के वहाँ पे आते ही वो उदास लोग तुरंत ही काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, जियोयान आ गया, जियोयान आ गया, अब ये दरवाजा ओपन हो सकता है। तभी एक बंदा कहता है, अगर वो डोर ओपन हो भी गया तो क्या तुम मुझसे उन चीजों को छीन पाओगे? वो बंदा एक 8 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर को एक पंच के साथ खत्म कर सकता है। हालांकि इस टाइम पे जियोयान इन सभी लोगों को देख रहा था तो जो डरे हुए थे, साथ ही साथ जियोयान की नजर केनियन के ग्रुप पे भी पड़ती है जो कि वहीं पर था और 2 काले कलर के पर्सन को भी देखता है जो जियोयान को ही देख रहे थे। इस टाइम पे वो ब्लैक डोपिंग पहने हुए दोनों पर्सन अजीब सी मिस्टीरियस स्माइल से जियोयान को देख रहे थे। हालांकि इस टाइम पे जियोयान अपने सामने के डोर को देखकर एक चीज तो समझ जाता है कि इसे अभी ओपन नहीं किया गया, जिसका मतलब था कि बू जीतियान और चेन जेन को यहाँ आना अभी भी बाकी था, जिसका मतलब था कि ये जियोयान के लिए अभी भी एक अच्छी खबर थी। इस टाइम पे केनियन भी जियोयान को देख रहा था और बाकी काफी ज्यादा कोल्ड और उसकी आंखों से निकल रहा होता है। हालांकि उसे अपने दिल में पता था कि जियोयान के ऊपर अटैक करने का ये बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है, इसलिए वो तुरंत ही जियोयान को इग्नोर कर देता है। हालांकि जियोयान तुरंत ही धीरे धीरे भीड़ के आगे बढ़ने लगता है और इसके बाद अपने स्काई एक्सट्रैक्शन स्टेप का यूज करके जियोयान तुरंत ही उस हॉल को ओपन कर देता है। जियोयान जैसे ही उस हॉल को ओपन करता है तो तुरंत ही जियोयान के आसपास से काफी सारे लोग उस हॉल के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे जियोयान ज्यादा टेंशन नहीं लेता और तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर से आसपास के हॉल को जांचने लगता है। और अपनी जांच के बाद जियोयान काफी ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जियोयान को स्पिरिचुअल एसेंस और रीजन रिटर्निंग टेक्निक नहीं मिली थी, जिसके कारण जियोयान उदास होते हुए कहता है, क्या तियानिंग ने मुझे जो बताया था वो गलत है? आखिरकार वे 2 चीजें कहाँ पर हैं? क्या तियानजू ने वो 2 चीजें छोड़ी ही नहीं? इस टाइम पे जियोयान काफी अनसेटिस्फाइड दिखाई दे रहा था और उदास होकर आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी उसे याद आता है कि अब आखिरी हॉल बचा है जिसपे वो अपनी किस्मत आजमा सकता है, जिसके कारण जियोयान आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी उसकी स्टोरेज रिंग साइन होने लगती है। ये देखकर जियोयान काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि ये एल्डर जियो जुआन की सोल होती है और साथ ही साथ इस टाइम पे जियोयान की स्टोरेज रिंग के अंदर ओरिजिन रिटर्निंग टेक्निक का वो आधा पार्ट भी लाइट अप हो रहा होता है। ये देखकर जियोयान काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और तुरंत ही घूमकर उस बड़े से स्टोन हॉल को देखने लगता है जो जियोयान के सामने था और जिसके अंदर काफी सारे लोग पहले ही जा चुके थे, इसलिए जियोयान बिना संकोच के तुरंत ही अंदर घुस जाता है। जियोयान देख सकता था कि इस हॉल के अंदर डुई की इनहेरिटेंस के अलावा कुछ भी नहीं है और यहाँ पे केवल सबसे पावरफुल पर्सन ही डुई की इनहेरिटेंस को प्राप्त करने में कैपेबल होगा और सबसे पावरफुल
पावरफुल पर्सन को ढूंढने के लिए केवल यहाँ फाइट होने वाली थी और सभी लोग मरने वाले थे और बहुत जल्दी ही हॉल में काफी सारे डाउडी लेवल के वॉरियर इसी कारण से मार दिए गए थे। हालांकि इस टाइम पे जियोयान इस फाइट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता, बल्कि वो हॉल को इंच दर इंच स्कैन कर रहा होता है। हालांकि तभी जियोयान को एक सीन दिखाई देता है जो इस हॉल में थोड़ा सा अलग था और इसके बाद जियोयान तुरंत ही इस हॉल के सबसे गहरे हिस्से को देखता है और वहाँ पे भी एक बहुत बड़ी कुर्सी होती है। हालांकि पिछली कुर्सी और इस कुर्सी में केवल एक ही डिफरेंस होता है कि यहाँ पे उस चेयर के ऊपर एक ह्यूमन फिगर को भी बनाया गया था और इस टाइम पे वो ओल्ड मैन कुर्सी पे बैठा हुआ था और उसके दोनों हाथ आर्मा स्टैंड पर थे और उसकी दोनों आंखें ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे वो जिंदा हो। जिसके बाद जियोयान तुरंत ही कहता मुझे मत बताओ। इस टाइम पे जियोयान उन आंखों में हल्की लाइफ पावर सेंस कर सकता था। जियोयान समझ जाता है इस टाइम पे स्पिरिचुअल एसेंस और वो डुइक्यू मेथड उस पर्सन के अंदर सील होना चाहिए और जिसने इसे सील किया था वो तियानजू होना चाहिए। जिसका मतलब जियोयान तुरंत ही समझ जाता है कि ये तियानजू का स्केलेटन है। जिसके बाद जियोयान तुरंत ही कहता है मुझे विश्वास नहीं था कि तियानजू वास्तव में चेयर के अंदर इन चीजों को यहाँ पे सील करेगा, भला जो भी इन टॉम के अंदर एंटर होगा वो इस बेकार सी चेयर को क्यों देखेगा। जिसके बाद जियोयान तियानजू की तरफ देखते हुए खुद से ही कहता कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। हालांकि तभी अचानक जियोयान चौंक जाता है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो पत्थर का स्टैचू और उसकी आंखें जियोयान को घूर रही हो। इस टाइम पे जियोयान तुरंत इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप को एक्टिवेट करता है और तुरंत उस स्टैचू की तरफ बढ़ने लगता है। हालांकि यहाँ पे फाइट काफी ज्यादा हाई लेवल की चल रही होती है, इसके कारण एक दो डू स्किल जियोयान की तरफ भी आ जाते हैं जो कि किसी ने किसी और के ऊपर फेंके थे। हालांकि जियोयान एक पंच के साथ उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और इस फाइट को देखकर जियोयान को थोड़ी सी जेलसी भी फील होती है। साथ ही जियोयान और बाकी सब देख सकते थे कि सेंटर में एक ब्लैक कलर की फिगर खड़ी थी और वो आसपास के सभी लोगों को काफी ज्यादा बेरहमी से मार रही होती है। हालांकि तभी किन यून की नजर जियोयान पर पड़ती है और इसके बाद जियोयान की तरफ वो देखकर कहता है आखिरकार ये क्या करना चाहता है। जिसके बाद किन यून को लगता है कि जियोयान शायद कोई स्ट्रेटेजी बना रहा है और इसके बाद उसी डायरेक्शन की तरफ देखता है तो कहता है लगता है वो डुइकी इनहेरिटेंस की तरह ही कुछ है, तुम तीनों जाओ और उसे एक कदम आगे बढ़ने से रोको। किन यून की बात को सुनकर यान हे और बाकी के दो लोग तुरंत ही किन यून की तरफ देखते हुए कहते हैं लेकिन यंग मास्टर आपके बारे में क्या। ये सुनकर किन यून तुरंत ही कहता है इस आदमी का मेरे साथ होना काफी है, तुम जल्दी से जाओ और उसे रोको इससे पहले कि वो उस डुइक्यू इनहेरिटेंस को प्राप्त करे, वो हमें चाहिए। किन यून की बात को सुनकर वो तीनों लोग किन यून के बगल में खड़े हुए ब्लैक कलर के पर्सन को देखते हैं और इसके बाद हाँ में जवाब देकर तुरंत ही जियोयान की तरफ बढ़ जाते हैं। हालांकि इस टाइम पे जिसने भी जियोयान को देखा वो तुरंत ही जियोयान से डिस्टेंस बना लेता है क्योंकि उन्हें जियोयान की पावर पता थी। साथ ही कुछ लोग अपने एनिमी को जियोयान की तरफ ही धकेल रहे थे ताकि जियोयान के हाथों वो मर जाए, लेकिन उनमें से किसी ने भी जियोयान के ऊपर अटैक करने की हिम्मत नहीं की, बल्कि वो घायल होना पसंद करते थे। इसीलिए जियोयान काफी ज्यादा स्पीड के साथ उस चेयर के पास पहुंच जाता है और उसे प्राप्त करने ही वाला था कि तभी तीन फिगर जियोयान के सामने अपीयर हो जाती हैं। हालांकि उनमें से किसी को भी नहीं पता कि यहाँ पे जियोयान को डुइक्यू इनहेरिटेंस से कोई भी मतलब नहीं है, बल्कि जियोयान तो कोई अलग ही चीज लेने के लिए आया था। लेकिन तभी वो तीनों लोग जियोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं जियोयान आधे साल पहले तुम हम तीनों भाइयों से बचकर निकल गए थे, हालांकि ऐसा दोबारा नहीं होगा। और इसके बाद यान है अपने हाथ को आगे बढ़ाता है जिसमें पावरफुल डुइक्यू निकल आती है और इसके बाद उसके बगल के दो 9 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर भी अपनी डुइक्यू को अपीयर कर लेते हैं और इसके अलावा उनकी बॉडी में तुरंत ही एक डुइक्यू आर्मर अपीयर हो जाता है। आखिरकार जियोयान ने जो पावर दिखाई थी उसके कारण वो जियोयान को बिल्कुल भी हल्के में लेने की कोशिश नहीं करते। अपने तीनों लोगों को सामने देखकर जियोयान अचानक ही उदास हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि इन्होंने भी उस मूर्ति में कुछ खोज लिया हो। हालांकि जियोयान तुरंत ही खुद को कंट्रोल भी कर लेता है क्योंकि डुइक्यू इनहेरिटेंस ठीक उसके सामने था और ऐसा लग रहा था कि किन यून ने शायद सोचा है कि जियोयान डुइक्यू इनहेरिटेंस के लिए लड़ना चाहता है और इसीलिए वो उसे रोकना चाहता था। हालांकि जियोयान के लिए यह मामला इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन आधे साल पहले ही जियोयान किन यून से काफी नाराज हो गया था और उनके रिलेशन पहले ही काफी ज्यादा बिगड़ चुके थे। तो भले ही जियोयान आज किन यून को न मार पाए, लेकिन जियोयान ने कमिटमेंट की थी कि फ्यूचर में वो हिसाब जरूर बराबर करेगा। इसीलिए थोड़ी सी हिचकिचाहट के साथ जियोयान तुरंत ही अपने स्टोरेज रिंग से नॉर्दर्न किंग को बाहर निकालता है और नॉर्दर्न किंग का और सभी को काफी ज्यादा हैरान करता है। यहाँ पे उसके ओनर की पावर तो खतरनाक थी ही, उसका पपेट और भी ज्यादा खतरनाक था क्योंकि इस टाइम पे जियोयान का नॉर्दर्न किंग पहले ही सक्सेसफुली 9 स्टार डाउडी लेवल के पीक लेवल तक पहुंच गया था और यहाँ पे खड़े हर एक वॉरियर में जियोयान का नॉर्दर्न किंग सबसे पावरफुल था। और इस टाइम पे एक ही टाइम पे जियोयान का नॉर्दर्न किंग दो 9 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर से भी आसानी से निपट सकता था और इसके बाद जियोयान को केवल एक ही पर्सन के साथ फाइट करनी थी जो कि उसके सामने का यान हे था। जियोयान के एक ही थॉट के साथ नॉर्दर्न किंग और वो दो डाउडी लड़ने लगते हैं और जैसा कि जियोयान ने सोचा था दो डाउडी के लेवल के वॉरियर के साथ फाइट करते हुए भी नॉर्दर्न किंग को बिल्कुल भी सप्रेस वो लोग नहीं कर पा रहे थे। यहाँ तक कि लाइटिंग पावर के कारण नॉर्दर्न किंग की पावर इतनी ज्यादा थी कि वो फाइट भी ढंग से नहीं कर पा रहे थे। ये देखकर जियोयान तुरंत ही अपने ध्यान को यान हे पर ले आता है और इस टाइम पे यान हे भी काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए जियोयान की तरफ देखता है और कहता है तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास ये पपेट इतना ज्यादा पावरफुल है जो कि दो लोगों को रोक सकता है। ओल्ड मैं 9 स्टार डाउडी हूँ, मैं कोई ऐसा पर्सन नहीं हूँ जो कि जानविंग जैसे गार्बेज की तरह लापरवाह रहूंगा, मैं आपके साथ अकेले निपटने के लिए पर्याप्त हूँ। तभी जियोयान कहता है ये भी सही है, मैं अकेले तुमसे निपटने के लिए काफी हूँ। और इसके बाद जियोयान के हाथ में तुरंत ही स्टील की निडल्स आ
जाती हैं, जो कि 3 होती हैं। यही ग्रेट वे निडल्स हैं जो जुआन ने अभी अभी क्रिएट की थी। इसे हमें स्टील निडल कहेंगे। तभी यान हे कहता है ज्यादा मत बोलो, चलो लड़ते हैं और देखते हैं कौन पावरफुल है। और इसके बाद उसकी बॉडी से तुरंत उसकी पावरफुल डुईक्यू निकलती है, जो कि काफी सारे डुईक्यू पिलर में बदल के जुआन की तरफ अटैक कर देती है। तभी जुआन आसानी से इसका एक्स्ट्रा स्टेप का यूज करके उसे चकमा दे देता है। हालांकि तभी यान हे तुरंत ही जुआन के सामने आकर अपने पाम अटैक को जुआन के चेस्ट की तरफ चार्ज करता है। हालांकि वो जैसे ही जुआन से टकराता है तो वहाँ पे जुआन बिल्कुल भी नहीं होता। ये देखकर यान हे तुरंत ही कहता है क्या? इस टाइम पे वो इसलिए नहीं चौंका था क्योंकि उसका अटैक डॉच हो गया था, बल्कि उसने देखा था कि जुआन उसके हाथ से टच हुआ था, लेकिन अचानक ही इतने कम डिस्टेंस से वो कैसे डॉच कर सकता है। इसीलिए वो तुरंत ही कहता है ये कैसे हो सकता है? तुम केवल एक 6 स्टार डाउडी हो, इतनी पावरफुल स्पीड जो इस लेवल तक पहुंच गई है, इम्पॉसिबल। तभी जुआन कहता है तुम रैंक 4 की स्पिरिचुअल पावर के सामने छिपकर हमला करना चाहते हो, तुम कितने बेवकूफ हो। और इसके बाद जुआन अपनी आधी बॉडी के साथ यान हे से टकरा जाता है। हालांकि जुआन का अटैक भारी था, लेकिन यान हे 9 स्टार डाउडी का था, इसलिए उसे थोड़ा सा पेन होता है और वो पीछे हट जाता है। साथ ही उसका चेहरा भी पीला पड़ गया था। हालांकि तभी यान हे कहता है भाई तुम काफी पावरफुल हो, लेकिन तुम डुईक्यू इनहेरिटेंस के लिए भूल सकते हो। और इसके बाद एक बार फिर वो जुआन की तरफ आ जाता है, क्योंकि उसका काम केवल जुआन को रोकना था ताकि केनियोन डुईक्यू इनहेरिटेंस को प्राप्त कर सके। और जहाँ तक जुआन का मामला था वो फ्यूचर के लिए जुआन के ऊपर छोड़ देता है। यान हे की बात को सुनकर जुआन तुरंत ही डुईक्यू इनहेरिटेंस की तरफ देखता है, जहाँ पे केनियोन ब्लैक कपड़े वाले आदमी के साथ इनहेरिटेंस के नजदीक पहुंचता जा रहा था। और ये संभावना थी कि बहुत जल्दी वो इनहेरिटेंस उसके हाथ में भी आ जाएगा। ये देखकर जॉन तुरंत ही एक कोल्ड सांस लेता है और उसके बाद कहता है ठीक है। हालांकि जॉन लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जॉन ने उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट की थी, इसीलिए जॉन काफी नाराज हो जाता है और कहता है तुम लड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। और इसके बाद जॉन की बॉडी से मर्डरस ऑरा रिलीज होने लगता है। यान हे जब जुआन की नजरों में ऐसे ऑरे को देखता है तो तुरंत उसे अपनी बॉडी में ठंडक फील होने लगती है। जुआन ने वास्तव में उसे डर का एहसास कराया होता है। हालांकि यान हे जुआन पर फर्स्ट अटैक करना चाहता था, लेकिन जुआन इस बार उसे चांस नहीं देता और उसके राइट हैंड पर तुरंत 3 ब्लैक कलर की स्टील नीडल्स अपीयर हो जाती हैं। और जुआन तुरंत ही उन ब्लैक स्टील नीडल्स को यान हे की तरफ शूट कर देता है। उन नीडल्स को अपनी तरफ आता देखकर यान हे बिल्कुल भी लापरवाही होने की हिम्मत नहीं करता और तुरंत ही एक नीडल से डॉच करता है और शेष 2 नीडल्स के ऊपर यान हे तुरंत ही अपने डुईक्यू पिलर से अटैक कर देता है, जो कि तुरंत ही एक झटके के साथ उससे टकरा गया था। हालांकि उसने सोचा था कि उसके ये डुईक्यू पिलर उन नीडल्स को आसानी से डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेकिन उसने देखा कि जुआन की वो 2 स्टील नीडल्स काफी इजी तरीके से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसकी तरफ बढ़ जाती हैं और उसके पास बचने का कोई भी तरीका नहीं था। ये देखकर यान हे तुरंत ही उन्हें पकड़ने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, लेकिन अचानक ही उसके हाथ से वो दोनों नीडल स्लिप होकर निकल जाती हैं और अचानक ही उसके चेस्ट पे डिंग डिंग की आवाज आती है, जो देखकर यान हे रिलैक्स करता है कि उसके आर्मर ने उन दोनों नीडल्स को रोक दिया। हालांकि अगले ही मोमेंट यान हे की पूरी बॉडी कांपने लगती है और उसकी बॉडी और आंख से लाइफ पावर तुरंत ही गायब होने लगती है। मरने से पहले यान हे तुरंत ही अपने सिर को नीचे करके देखता है तो उसे अपनी चेस्ट पर 2 बड़े बड़े छेद दिखाई देते हैं। और आखिरकार वाइट ग्रेट वेग से बनी हुई ये निडल्स जहाँ से भी निकली थी वहाँ के ऑर्गन्स को पूरी तरीके से गायब कर दिया था, और बिना इनर ऑर्गन्स के कोई कैसे जिंदा रह सकता था। इसीलिए यान हे ऑन द स्पॉट मर जाता है। यान हे को मारने के बाद जॉन ज्यादा टेंशन नहीं लेता और तुरंत ही अपने हाथ को बढ़ाकर उन निडल्स को वापस निकाल लेता है। हालांकि वो निडल्स तुरंत ही जॉन के हाथ से गायब हो जाती हैं, जो देखकर जॉन तुरंत ही समझ जाता है कि इन्हें वापस से रिकवर करने के लिए जॉन को कुछ टाइम की जरूरत पड़ेगी। हालांकि जॉन इसे देखकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होता, क्योंकि उसके हाथ में अभी भी 8 निडल्स होनी थी और 2 निडल्स से 9 स्टार डाउडी लेवल को मारना, जिसका मतलब था 8 निडल से जोयान 4 9 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर को मार सकता था। और ये पावर कुछ ऐसी थी जो कि इस तियानजू के टॉम के अंदर किसी के भी पास नहीं थी और जोयान किसी को भी चैलेंज कर सकता था। हालांकि प्रेजेंट टाइम पे जोयान किसी को भी चैलेंज नहीं करना चाहता था, वो केवल स्पिरिचुअल एसेंस और रिटर्निंग ओरिजिन स्किल के लिए टेंशन में था। हालांकि उसी टाइम पे आवाज आती डुईक्यू इनहेरिटेंस, और जैसे ही जोयान उस तरफ देखता है तो किन्हुन उस डुईक्यू इनहेरिटेंस को अपनी स्टोरेज रिंग में रखने वाला था। ये देखकर जोयान तुरंत ही अपने हाथ के एक निडल को किन्हुन की तरफ चार्ज कर देता है और वो निडल किन्हुन से टकराने ही वाली थी कि तभी उसके पास का ब्लैक फिगर वाला पर्सन तुरंत ही एक अटैक के साथ उस निडल की डायरेक्शन को चेंज कर देता है और भीड़ में खड़ा हुआ एक डाउडी उस निडल से टकराता है और ऑन द स्पॉट उसका काम तमाम। ये देखकर जोयान भी उदास होता है और अपने सामने वाले ब्लैक फिगर को देखने लगता है। तभी वो ब्लैक फिगर वाला पर्सन भी किन्हुन की तरफ देखता है जिसने इनहेरिटेंस को पकड़ रखा था। हालांकि तभी अचानक से एक चेंज आता है और उस हॉल के भीतर किन्हुन जो कि डुईक्यू इनहेरिटेंस को अपनी स्टोरेज रिंग में रखने ही वाला था कि तभी एक सक्शन फोर्स के साथ कोई तुरंत
तुरंत ही उससे इनहेरिटेंस को खींच लेता है और इसके बाद बुड्ढी को इनहेरिटेंस भीड़ के ऊपर एक ब्लैक डोपिंग वाले पर्सन की स्टोरेज रिंग के अंदर चली जाती है। ये ब्लैक डोपिंग वाला पर्सन अपना जोयान नहीं है, ये कोई और ही है। ये देखकर पूरी तरफ सन्नाटा छा जाता है कि नियोन ने जब ये सीन देखा तो उसे भी काफी बड़ा सदमा लगता है और उसके मुंह का निवाला उससे छीन लिया गया। ये देखकर तो वो काफी ज्यादा बौखला जाता है और एक किलिंग इंटेंट औरा की तरफ अपने सामने वाले पर्सन को देखता है। दूसरी तरफ जोयान भी ये सीन देखकर काफी ज्यादा चौंक गया था और उसकी नजर भी मिस्टीरियस ब्लैक कपड़े वाली फिगर पर होता है कि आखिरकार वो कौन है। और जोयान ने देखा था कि वहाँ दो लोग थे और उन दोनों ने ही ब्लैक कलर का डोपिंग पहना हुआ होता है। साथ ही जोयान सबसे ज्यादा सीरियस इस चीज को लेकर था कि वो अपनी स्पिरिचुअल पावर की हेल्प से भी उन दोनों के बारे में पता नहीं लगा पा रहा। तो चलो गाइस, ये एपिसोड अब मैं यहीं पर एंड करता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड पे। काफी ज्यादा थक गया हूँ और नींद भी आ रही है और टाइम भी काफी ज्यादा हो गया है। आई थिंक कि नए साल के दिन ही ये वीडियो अपलोड हो पाएगा।